नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। भिलाई में पहुंचे सचिन पायलट ने विधायक देवेंद्र यादव के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू और पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में पायलट ने बलौदा बाजार मामले में देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को देशपूर्ण कार्यवाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर बलौदा बाजार की घटना को होने दिया और कहा कि यह भाजपा सरकार की इंटेलिजेंस विफलता का परिणाम है। पायलट ने भी भाजपा सरकार पर कांग्रेसियों को टारगेट करने का आरोप लगाया। देवेंद्र यादव जी के खिलाफ सरकार ने एक मुकदमा दर्ज किया और बलपूर्वक पुलिस ने लगभग 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले उनको अरेस्ट किया था। हमारा मानना है कि बलौदा बाजार का जो प्रकरण रहा उसकी जांच सरकार ने पूरी करी नहीं है और उसमें जो कार्रवाई करी है वो द्वेषपूर्ण भावना से करी गई है और देवेंद्र यादव जी को जानबूझकर तमाम धाराएं लगाकर उनको जेल में बंद कर रखा। हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और इसका हम न्यायपालिका में डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार ने पहले मन बनाया हुआ था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे या जो लोग उसमें सम्मिलित थे उनमें से किसी को एक नोटिस तक नहीं दिया गया और हमारे 2 बार के विधायक को जेल में बंद कर रखा है। हम लोग सब उनसे मिलने गए थे, नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। न्यायपालिका में बहुत जल्द हमें लगता है, उम्मीद हमें है कि हमको राहत मिलेगी। लेकिन सरकार ने तमाम अटकलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और हर षड्यंत्र, हर साजिश, हर दबाव का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारे विधायक को जेल में रखा जाए। नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में सभा में कहा है कि और दूसरी बात यह है कि वो जो पूरा हिंसा हुई वो सरेआम सरकार की लापरवाही थी, इंटेलिजेंस फेलियर था। कलेक्टर एसपी मौके पर छोड़ के चले जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है। वहाँ पर सरकार ने जानबूझ के उत्पाद होने दिया, मैं ऐसा मानता हूँ, और अपनी गलती छुपाने के लिए वो विपक्ष को हमेशा टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पर पहली बार, इतना शांतिप्रिय इलाका है, वहाँ पर पहली बार इस प्रकार की हिंसा को अंजाम जो दिया गया वो एक साजिशपूर्ण तरीके से किया गया और सरकार विफल रही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, इसलिए कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। बहुत जल्द का पूरा खुलासा होगा। हमारी पार्टी के कुछ लोग वहाँ गए थे, रिपोर्ट लेकर आए हैं। हम भी अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे। जो वहाँ आई विटनेस थे, जो पूरे लोगों से वहाँ चर्चा हम लोगों ने करी, और सरकार की जाँच भी जो हो रही है वो लटकाने का काम करे ताकि लोगों के दिमाग से ये प्रकरण की घटना हट जाए और अपना बदला निकालने के लिए हमारे विधायक को जेल में बंद रखें। लेकिन ये कामयाब। बलिया के सेमरी गांव में बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर ईद ए मिलाद उन नबी हर साल तरह इस साल भी रबी उल अव्वल के 12वें दिन मनाया गया है। आज मुस्लिम समुदाय के विशेष प्रार्थनाएं किए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ समारोह और जश्न मनाया। लोग मस्जिदों में जाकर प्रार्थना दे रहे थे और पैगंबर मोहम्मद साहब को याद कर रहे थे। पैगंबर मोहम्मद की कहानियां सुनी और पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस भी निकाला। इस दौरान लोगों ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नाम और परिचय बता दें। मैं जुल्फिकार अली खान सेमरी का सदर हूं और यहां पर हर साल 12 रबीउल अव्वल यानी मोहम्मद साहब के पैदाइश के दिन जलूस मोहम्मदी हम निकालते हैं और ये सरकार से परमिशन लेकर के विधिवत तरीके से पूरी हम इसको निकालते हैं। और जब से यहाँ जुलूस निकला है आज तक कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ है और बड़े ही अमन शांति से यह जुलूस पूरा होकर के यहीं पर समाप्त हो जाता है। कौन सा जगह है ये? एक गांव सेमरी है, पोस्ट विद्याभवन नारायणपुर, थाना बांटी, जिला बलिया में पड़ता है। और यहाँ पे हालांकि दोनों तरह की कम्युनिटी है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गांव में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार का
कोई तनाव नहीं हुआ है इस जुलूस मोहम्मदी के वजह से। और ये जुलूस मोहम्मदी हम हजरत पैगंबर साहब के अपने पैदाइश के मौके से खुशी मनाने के लिए, पैदाइश के मौके पर खुशी मनाने के लिए हर साल निकालते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि गांव के तमाम बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इसमें शिरकत करते हैं और हर साल तकरीबन 800, 900, 1000 के आसपास बच्चे बूढ़े सब हो जाते हैं। कब से ये जुलूस निकलती है, कितने साल पुरानी है? हम मेरी उम्र तो 65 साल हो रही है, तो होश संभालने के बाद हमने देखा कि 10 साल का जब हुआ उसके बाद जुलूस यहाँ निकलता था, लेकिन छोटे मामूली पैमाने पर था और अनलीगल एक तरह से कहें उसको लोग परमिशन नहीं लेते थे, पूरी कार्रवाई करके नहीं करते थे। मैं 2017 से जब रिटायर आया हूँ सीआरपीएफ से, तो इसका पूरे परमिशन के साथ मैं जुलूस निकालता हूँ और प्रशासन से परमिशन लेता हूँ और जुलूस को हर साल कामयाब बनाया जाता है। प्रशासन आती है, सभी लोग आते हैं, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, इसलिए कि मैं भी बेल्ट वाले महकमे से ही आया हूँ रिटायर। आज का दिन देखा जाए कि काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी धूमधाम से आप लोग जगह जगह बलिया ही नहीं पूरे देश पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इस अवसर पे क्या आपका संदेश, क्या मैसेज रहेगा मुस्लिम भाइयों के लिए? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पैगंबर साहब ने ऐसा हमारे लिए एक राह बता के गए। वो जब घर से निकलते थे, मक्का शरीफ जाते थे, रास्ते में एक बुढ़िया का घर था, वो गैर मुस्लिम थी, वो डेली उनके ऊपर कूड़ा डालती थी, रोजाना ही डालती थी, उसका डेली का नियम था। जब वो जाते थे तब कूड़ा डाल देती थी। कुदरती कई वर्षों के बाद एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला उनके ऊपर, वो मुड़ के वापस उसके घर में गए कि बुढ़िया मेरे ऊपर आज कूड़ा क्यों नहीं डाली, तो देखे कि बुढ़िया बीमार पड़ी हुई है। उस बुढ़िया के जाके हाल चाल पूछे, तब जाके वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गई। ऐसे हमारे पैगंबर के किरदार थे जिसको पूरी दुनिया आज तक शांति अमन के मामले में तो उनके बराबर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अपना एक नाम और परिचय बता दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज यहाँ पे किस तरह? मैं मोहम्मद फजल हक कादरी मिसबाही, इब्राहिमपुर ज़िला आजमगढ़ का रहने वाला, शमरी गांव की जामा मस्जिद का इमाम, मदरसा गुलशन तैयबा का उस्ताद हूँ। और आज ये जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो निकाला गया है, वो सिर्फ यही की बात नहीं, आज पूरी दुनिया के कोने कोने में जुलूस मोहम्मदी निकाला जा रहा है, जो शहर की गली और कूचे में गश्त करता है। और इसकी वजह यह है कि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले इस दुनिया का बड़ा ही बुरा हाल था। हर ताकतवर कमज़ोरों पे जुल्म करता और हर ताकतवर कमज़ोर की जायदाद प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लिया करता था। यहाँ तक कि अगर कोई कमज़ोर होता, कोई यतीम हो जाता था, यतीमों के माल को लोग खा जाया करते थे। और अगर कोई औरत बेवा हो जाती, यानी उसका पति अगर मर जाता था, तो इस हिंदुस्तान का हाल ये था कि उसके शौहर की चिता के साथ उस बेवा औरत को भी जला दिया जाता था। और अरब का दस्तूर ये था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे, इस डर से कि हमारा कोई आइंदा दामाद न बने। इस आर की वजह से अपनी बच्चों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए, तो आपने इन तमाम बुरी रस्मों का खात्मा कर दिया। जो जिंदा बच्चियां दफन हो रही थी, उन बच्चियों को नई ज़िंदगी आपने अता फरमाई। और मेरे आका के आने के बाद बच्चियों का जिंदा दफन होना बंद हो गया। कमज़ोरों पे जो जुल्म होता था, उस जुल्म का खात्मा कर दिया। यानी हर तरीक़े का जुल्म मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के बाद ख़त्म हो जाता है। लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है। और तो जिसके आने की वजह से इतने बड़े जुल्म से लोगों को निजात मिले, तो फिर उस आका की आमद का, उसका बर्थडे, उसके बर्थडे पर हम खुशी क्यों न मनाएं। तो ये जो जुलूस निकल रहा है, ये जुलूस अमन व शांति का ये जुलूस है। क्योंकि पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने के बाद अमन व शांति का दर्स दिया है, अमन व शांति का पैगाम दिया है, हर एक को जीने का हक दिया है। तो इसीलिए उनके आने की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है और गली गली उनके नाम का नारा लगाया जाता है और लोग खुशियाँ मनाते हुए उनके नाम का गीत गाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये अमन व शांति का पैगाम जीती दुनिया तक आपके नाम का रहेगा और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक उनका नाम लिया जाता रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो 2024 में भाग लिया है।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ की रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रगति के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक 500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन के लक्ष्य का समर्थन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सोलर, हाइड्रो और बायोगैस क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है और वर्तमान में राज्य की कुल खपत में 15% रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसे बढ़ाकर 45% तक किया जाएगा। उत्साहवर्धक रहा है और उनका संकल्प है कि आने वाला 2030 तक इस देश में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन हो और उस क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी योगदान रहेगा। हम लोग सोलर के सेक्टर में, हाइडल में और बायोगैस में सब में अच्छा काम कर रहे हैं और अभी हमारे प्रदेश का खपत कुल 5,500 मेगावाट है, जिसमें से करीब 15% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में आधारित हैं। इसको हम लोग आगे ले जाके 45% तक बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का भी योगदान रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में आपकी सरकार है और जिस तरीके से एक रिकॉर्ड आप लोग दर्ज किए थे, तो किस तरीके से आगे की तैयारी रहेगी छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है। तो हम लोगों ने वहाँ पर एक नारा दिया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। और 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में वहाँ का चहुमुखी विकास किया है और अभी फिर से 2023 के विधानसभा चुनाव में वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया है। तो हम ही लोग छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास करेंगे। अभी 9 महीने हुए हैं हमारी सरकार को और 9 महीने में मोदी की गारंटी जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो वादा था उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े काम हम लोगों ने पूरा किया है और आगे छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे। गोड्डा में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर उत्सव की रौनक देखी गई, जहां बारिश के बावजूद हजारों लोगों ने जुलूस में भाग लिया है। इस जुलूस में गुलजार बाग, असन बनी, चपरासी मोहल्ला, रोशन बाग और फासिया डंगल जैसे इलाकों के लोग शामिल हुए हैं। जुलूस की अगुवाई गोड्डा जामा मस्जिद के इमाम ने की। ईद मिलाद उन नबी, जिसे मौलाद उन नबी भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व इस्लामिक कैलेंडर के रबी अल अव्वल महीने के 12 तारीख को होता है। पैगंबर मोहम्मद का जीवन और उनके उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक है और इस दिन मुसलमान उनके जीवन को याद करते हैं और उनकी शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। ईद मिलाद उन नबी की परंपरा का आरंभ पैगंबर के निधन के बाद हुआ है और यह पर्व विभिन्न इस्लामी समुदाय द्वारा विशेष तरीके से मनाया जाता है। इस दिन मस्जिदों में विशेष नमाजें और प्रवचन आयोजित किए जाते हैं और धार्मिक गीत भी गाए जाते हैं और गरीबों तथा ज़रूरतमंदों को दान दिया जाता है। इस पर्व का मुख्य संदेश इंसानियत, करुणा और आपसी सद्भावना है, जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। ईद मिलाद उन नबी मुसलमानों को अपने जीवन में पैगंबर के सिद्धांतों को अपनाने और समाज में शांति और भाईचारे का माहौल बनाने की प्रेरणा देती है।
मधुबनी के जयनगर थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर एक कार्रवाई में 2 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास एक देशी कट्टा, एक देशी पिस्तौल और 6 गोलियां और एक मोबाइल पाया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में अरविंद कुमार और मोहम्मद आरिफ शामिल हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस छापेमारी दल में प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, एसआई मुकेश कुमार और अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल थे। 14/9 को संध्या में जयनगर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ दुर्दांत अपराधी जो है हथियार से लैस होकर लूट की घटना को इस्लामपुर में एकत्रित होकर अंजाम देने वाले हैं। इस घटना के सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दी गई और उनके दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर में छापा मारने के क्रम में 2 दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें मोहम्मद आरिफ पेशर मोहम्मद फारूक इस्लामपुर का रहने वाला है, अरविंद कुमार पेशर देवनारायण यादव जो छपराड़ी का रहने वाला है। जैसा कि बताते चले कि मोहम्मद आरिफ और अरविंद कुमार जो है इस ज़िले में पूर्व में जो है इनामी घोषित अपराधी रहा है और इन दोनों आरिफ पर जो है दर्जनों मुकदमे इस ज़िले में दर्ज हैं और अरविंद पर जो है आधा दर्जन मुकदमा जो है लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के दर्ज है। इस प्रकार इन दोनों को पकड़ने के क्रम में अरविंद के पास से जो इस्लामपुर गांव मुर्गी फार्म में लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया, साथ ही 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल इसके पास से, और मोहम्मद आरिफ के पास से एक देसी लोडेड पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस प्रकार यह जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है और लूट की घटना को पूर्व में ही जो है इसको इस तरह से कार्रवाई करते हुए नाकाम किया गया है और इस संदर्भ में जयनगर थाना कांड संख्या 262-24 दर्ज करके आर्म्स एक्ट में इन लोग को जो है अग्रसारण किया जा रहा है और इसमें जो है अन्य जितने भी सरगना हैं उससे पूछताछ और खंगाला जा रहा है ताकि अन्य अपराधियों पर जो है अंकुश लगाया जाए। जी नहीं, अरविंद जो है एक मामले में जयनगर का ही उस मामले में अभियुक्त रहा है, मोहम्मद आरिफ बेल पे है। पाटन जिले के किसानों ने आनंद सरोवर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जय जवान जय किसान के नारे लगाए। किसानों ने पावर ग्रिड बिजली कंपनी द्वारा उनकी कृषि भूमि को काटे जाने के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो 15 जिलों के किसान गांधीनगर में सत्याग्रह शिविर के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, आपको भाई न्याय आपो, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। न्याय आपो भाई न्याय आपो, न्याय आपो, न्याय आपो भाई न्याय आपो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पावर ग्रिड तेरी दादागिरी, जय जवान जय किसान, पावर ग्रिड तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। हाँ, એટલે અમારો પ્રશ્ન છે એ વળતર માટેનો પ્રશ્ન છે કે અમારા અહીંથી મતલબ 67-65 કેવીની મુડેરાથી અમદાવાદ લાઈન નીકળી છે અને આગળ પણ 2017ની અંદર આ લાઈન નીકળી હતી તો એ વખત 730 રૂપિયા વળતર સંયુક્ત કરી અને તાલુકાનું આપવાનું હતું। આખા તાલુકાનું સરેરાશ કાઢી અને આખા તાલુકાના જેની જંત્રી ઓછી હોય કે વધુ હોય એ ગણ્યા સિવાય ઓન ધ હોલ કાઢી અને વળતર 730 રૂપિયા આપવામાં આવ્યું હતું। તો અત્યારે હાલ માની લો કે કલેક્ટર સાહેબને જે હુકમ કર્યો એમાં અમારું વળતર માત્ર માની લો કે મારી જંત્રી 75 રૂપિયા છે તો મને ખાલી 330 રૂપિયા વળતર મળે એટલે એના કરતાં અડધા કરતાં પણ નીચું મળે છે। તો એક બાજુ સરકાર એવું કહે કે ભાઈ અમે જંત્રી ડબલ કરી છે અને 200% વળતર આપીએ છીએ તો પછી વળતર ઘટ્યું કઈ રીતે? વળતર ઘટવા પાછળનું કારણ શું? કારણ કે 200% વળતર આવતા હોય જંત્રી ડબલ કરી હોય તો 1200 થી 1500 રૂપિયા વળતર થવું જોઈએ પણ એની જગ્યાએ 300 રૂપિયા વળતર કઈ રીતે થયું? એટલે એ વખત વેલ્યુએશન ગણી જમીનની વેલ્યુએશન કાઢી અને 4 ગણા પૈસા કરવાની જે સિસ્ટમ હતી એ રીતે કરીને વળતર આપવામાં આવ્યું હતું। એટલે અમારી સરકારને નમ્ર વિનંતી છે કે જે 2017ની અંદર જે નિયમ હતો જે સિસ્ટમ હતી એ સિસ્ટમથી વળતર આપવામાં આવે અને ઉપર જે બીજો આ 6 વર્ષ ગયા છે
તો 6 વર્ષનું 10% લેખે જે વળતર વધે કાયદાની દ્રષ્ટિએ તો એ 10% વળતર વધારી અને અમને વળતર આપવું જોઈએ. અને અમે આ પાટણ જિલ્લાના દરેક તાલુકાના અને ગામના આગેવાનો ભેગા થયા છીએ. એટલે અમે નક્કી કર્યું કે ભાઈ જો સરકાર અમારી વાત નહીં સાંભળો તો 15 જિલ્લાની અંદરથી આવી જુદી જુદી લાઈનો પસાર થાય પાવર ગ્રીડની, તો 15 જિલ્લાના લોકો અમે ગાંધીનગરની અંદર સત્યાગ્રહ સાવણીની અંદર આંદોલન કરીશું અને અમારે એવું ના કરવું પડે એવી સરકારને નમ્ર વિનંતી કરવામાં આવે. મનુભાઈ ચૌધરી. આજે પાટણ જિલ્લાના ખેડૂતો આગેવાનો બધા ભેગા થયા છે. જે એ પાવર ગ્રીડ લાઈન નીકળે છે બનાસકાંઠાના મુડેઠાથી અમદાવાદ જાય છે તેનો પ્રશ્ન લઈને નીકળ્યા છે. એમાં પ્રશ્નમાં એવું છે કે વળતર 2017માં ચૂકવાનું છે 730 રૂપિયા સ્ક્વેર મીટરના, અને અત્યારે એ જંત્રી પ્રમાણે ગણવા માગે છે, જે ખેડૂતોને પોસાય એવું નથી. એટલે ખેડૂતોની માંગ છે કે અમને 2017માં મળ્યું હતું જે વળતર એનું અત્યારે કેલ્ક્યુલેશન કરીને બજાર મૂલ્ય પ્રમાણે ચૂકવવામાં આવે, બરોબર છે. એ માટેની માંગ લઈને અને પાટણ ખાતે આજે બધા આયોજન કર્યું હતું કે આવનારા સમયમાં સરકાર જો નહીં સ્વીકારે તો ગાંધીનગર ખાતે ગાંધી જીત્યા માર્ગે આંદોલનની ચીમકી છે, તો એની તૈયારી પણ કરીશું. અને આવનારા સમયમાં પાવર ગ્રીડ કંપની છે જે પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે દાદાગીરી કરીને ખેતરોમાં ઘૂસી જાય છે અને ખેડૂતોને પકડીને એમના કામ કરે છે, આ તો વ્યાજબી નથી, આ તો લોકતંત્ર છે. લોકતંત્રમાં હવે એ અમારા સેવક છે કે મને અમને ધાક મૂકી આપીને ખેતરમાં ઘૂસ્યા કઈ રીતનું યોગ્ય છે. એટલે સરકારે આના વિશે વિચારવું જોઈએ. અને અમારા જે વળતરનો મેઇન પ્રશ્ન છે એ અમારા પાટણ જિલ્લાનો નથી, ગુજરાતના 14 જિલ્લાનો પ્રશ્ન છે. એટલે અમે 14 જિલ્લા ભેગા થઈ અને ગાંધીનગર ખાતે આવનારા સમયમાં આંદોલન કરીએ તો એમાં કોઈ નવાઈ નહીં. મારું નામ सुभाष है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।